देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। देखिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बात करता है। मैंने आपसे बात की कि एक जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या करती है, हर रेडिएशन जो उस पर गिरे उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और हर रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करती है, और अगर उसको हीट करें तो क्या होता है, अगर उसको हीट करें तो क्या होता है, उससे रेडिएशन निकलती है हर वेवलेंथ की। क्या यही बताया था लास्ट लेक्चर में? यस सर। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है। लेट्स से कि वी हैव अ ब्लैक बॉडी। मान लीजिए ये एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है, ये एक ब्लैक बॉडी है। तो क्या होगा, ये क्या करेगी, हीट करने पे रेडिएशंस एमिट करेगी। ये इट विल एमिट रेडिएशंस इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, अब देखिए, रेडिएशन एमिट करने का क्या मतलब है। रेडिएशन एमिट करने का ये मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके कमरे में एक हीटर लगा होता है। ठीक है, जो रूम हीटर जिसे बोलते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक रूम हीटर अगर आपके कमरे में लगा है तो उसमें एक रॉड होती है ऐसे बीच में जो ग्लो करती है। ठीक है, और अगर आप क्या करेंगे, इस रॉड को ऑब्जर्व करेंगे तो हर डायरेक्शन में हीट निकलती है। बोलिए, निकलती है कि नहीं निकलती? यस यस सर। सर। हर डायरेक्शन में हीट निकलती है, तो हीट रेडिएशन निकल रही है यहां पर। वैसे ही एक ब्लैक बॉडी जो है, हम ये बोल रहे हैं कि उससे भी रेडिएशन निकलती है। ठीक है, हीट किए जाने पर। और अब देखिए, अगर मैं उस रेडिएशन की बात करूं, ठीक है, तो रेडिएशन अपने साथ क्या है, एनर्जी कैरी करती है, हीट एनर्जी कैरी करती है। सो मैं यहां पर लिख देता हूं कि रेडिएशन कैरीज हीट एनर्जी विद इट। रेडिएशन कैरीज हीट एनर्जी, अपने साथ हीट एनर्जी कैरी करती है। अब हमसे कोई पूछ ले कि कितनी हीट निकलती है यहां से, ऑब्वियसली अगर ये ब्लैक बॉडी बड़ी होती, इफ इट वर लाइक दिस, तो इससे ज्यादा हीट रेडिएशन निकलती। क्यों निकलती? क्योंकि इसका ज्यादा एरिया है। इसका मतलब है एरिया अगर बढ़ जाए, इफ एरिया इंक्रीजेस देन क्या होगा, रेडिएशन जल्दी निकलेगी। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप कोई खाना है, सेम क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए आपने लेट्स से कि घर पे खीर बनाई। ठीक है, और आपने क्या किया, एक पर्सन है वो थाली में खा रहा है, लेट्स से वो थाली कुछ ऐसी, और एक पर्सन कटोरी में खा रहा है। आप मुझे बताइए कि जल्दी ठंडा कौन से वाला होता है? क्या थाली वाली क्वांटिटी ज्यादा ठंडी होती है, या ये जो कटोरी वाली है ये ज्यादा जल्दी ठंडी होती है? सर प्लेट। थाली वाली। थाली सर वाली। थाली वाली। वेरी गुड, क्योंकि क्या है, एरिया ज्यादा है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, हीट जल्दी निकलेगी, क्योंकि हीट का निकलना एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर एक ब्लैक बॉडी है और उसको कुछ पर्टिकुलर एरिया में ले लूं तो वहां से रेडिएशन निकलेगी। अब देखिए, ये जो एनर्जी है, हम इसकी बात कर लें। हम यहां पर बात करते हैं हीट एनर्जी emitted by a perfect black body. Heat energy emitted by a perfect black body, perfect black body, black body पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ये बात इंपॉर्टेंट है, पर सेकंड पर यूनिट एरिया। देखो, एक तो बात कर रहे हैं हम एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड। ठीक है, और वो भी पर यूनिट एरिया। जैसे मैंने यहां पर छोटा सा एरिया ले लिया, यूनिट एरिया ले लिया इसमें से। ठीक है, मान लीजिए इसकी मेजरमेंट कितनी है, 1 है। तो इस स्पेसिफिक पोर्शन में से कितनी हीट एनर्जी निकल रही है? ठीक है, और कितने टाइम में, 1 सेकंड में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोल देंगे एनर्जी डेंसिटी, कि कितनी एनर्जी निकल रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि ये जो हमारे पास एनर्जी एमिटेड बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, हर सेकंड एक यूनिट एरिया से, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को मैं ई बोल दूं, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर की फोर्थ पावर के। ठीक है, यहां पर ये ई एनर्जी नहीं है, ये है एनर्जी एमिटेड
पर यूनिट एरिया, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, ठीक है जी। अब देखिए जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट, तो यहां पर क्या कांस्टेंट आ जाएगा, यहां पर सिग्मा एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, और यहां टी की पावर 4, ये इस सिग्मा को क्या बोला जाता है, इस कांस्टेंट को बोला जाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸। अब देखिए इसकी यूनिट्स की बातें करेंगे, मैं यूनिट्स लिख देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं वो यूनिट्स आए कैसे। वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन⁻⁴, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। आप इतना पोर्शन लिखिए, फिर मैं इसके बारे में और कुछ चीजें डिस्कस करता हूं, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, लिख दीजिए। बच्चों लिखा? सर लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, लिख दीजिए, लिख दीजिए, जब लिख लो बताना। डन। सर आपने E इज इक्वल्स टू सिग्मा लिखा है ना? हाँ, E इज इक्वल टू सिग्मा, टेम्परेचर की पावर 4। लिख लिया सर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी पे थोड़ी सी और बात करते हैं। देखिए हमारे पास लॉ क्या आया, हमारे पास लॉ आया E इक्वल्स सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4, यही आया। यहां पर मैंने इसे बोल दिया, ये क्या है, एनर्जी
पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ठीक है, ये चीज है ये। तो आप एक चीज पे गौर कीजिए, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को क्या ऐसे लिख सकते हैं? यहां पर मैं एनर्जी के लिए ये छोटा ई लगा देता हूं, ये छोटा ई एनर्जी के लिए लिख दिया मैंने, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? एनर्जी अपॉन Yes, टाइम sir. एरिया। अच्छा मुझे बताओ कि एनर्जी पर यूनिट टाइम कौन सी क्वांटिटी होती है? Power. वेरी गुड, पावर। तो ये वाली टर्म क्या आ गई? ये आ गई पावर। तो क्या ये वाली क्वांटिटी पावर पर यूनिट एरिया भी बोली जा सकती है? बोलिए हाँ कि ना। Yes, sir. बोली जा सकती है, ठीक है। Yes. और पावर पर यूनिट, वेरी गुड, और पावर पर यूनिट एरिया की यूनिट्स क्या आ जाएंगे? यूनिट क्या आ जाएंगे? वॉट पर मीटर स्क्वायर। बोलिए यही आएंगे ना ऐसा यूनिट, पावर के वॉट और Yes, एरिया के sir. मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो देखिए अगर मुझे सिग्मा की यूनिट निकालने हैं, मैं उसे ऐसे लिख दूंगा ई अपॉन टी की पावर 4। यहाँ ई के यूनिट्स कितने आए थे? वॉट पर मीटर स्क्वायर। कार्तिक म्यूट कर लीजिए। देखिए पावर के कितने यूनिट आए थे? वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इधर टेम्परेचर के कितने थे? केल्विन। तो यहां पर नीचे क्या आ जाएगा? केल्विन की पावर 4, मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू द पावर -4। बोलिए अब समझ में आया कि इसका यूनिट कैसे आता है? Yes, sir. ठीक है, मैं आपको सिग्मा को याद करने का तरीका भी बता देता हूं। देखिए 5 6 7 8। बोलिए 5 6 7 8। सिंपल है, दिस इज हाउ आई Yes, sir. मेमोराइज्ड इट। ठीक है, और यूनिट्स क्या आ जाएंगे? वॉट Yes, पर sir. मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज टू द पावर 4। गुड, ठीक है। बोलिए तो बेसिकली ये लॉ क्या बताता है कि आप क्या कर लो, कोई ब्लैक बॉडी आपके सामने रखी है, उसमें एक यूनिट एरिया ले लो, उसमें से कितनी एनर्जी निकल रही है 1 सेकंड में, ठीक है, मतलब कितनी पावर रेडिएट कर रहा है वो पर सेकंड, वही होती है ये एनर्जी डेंसिटी। और वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शन में, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। यही है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। तो क्या हम कुछ क्वेश्चंस करें इस पे? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सर ये ठीक। लिखना है ये जो आपने लिखा अभी। हाँ आप लिखिए, मैं नीचे वाले पोर्शन में क्वेश्चन लिखता हूं तब तक। ये इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है, ये ऊपर वाले लॉ पे ही बेस्ड है।
क्या आप लोगों को आइडिया लगा ये कैसे सॉल्व करना है? देखिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, लेट मी हेल्प यू। सर सिग्मा की वैल्यू सारे क्वेश्चंस में सेम ही रहेगी? सिग्मा की देखिए, बेहतर यही होता है कि हम एसआई में सॉल्व करें। अब जैसे कि ये कांस्टेंट आपको एसआई में दिया है, आप चाहे तो इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन मैंने आपको सिखाई है। बट बेटर ये रहता है कि आप बाकी सारी क्वांटिटीज को एसआई में ले आइए और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको क्या बोला हुआ है इसने, आप चाहे पढ़ो भी मत के क्या दिया है, सिर्फ ये देखो ये क्या है, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पावर पर यूनिट एरिया, मतलब ई दिया है ना आपको इधर। जब वॉट आ गया तो पावर पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो पावर पर यूनिट एरिया कितना दिया है ये। क्या हमें इसे एसआई में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा? बोलिए, करना पड़ेगा ना? यस सर। तो मैं इसे ऐसे Yes, लिख sir. देता हूं, 5.67 वॉट और नीचे क्या, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए मैं फिर से वो तरीका रिपीट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहां पर मगर अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो 1 मीटर का स्क्वायर किसके बराबर बन जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है, तो किसके बराबर आ जाएगा, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। बोलिए, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है, नीचे है। तो आप क्या कीजिए, 5.67 ये ऊपर वॉट लिखा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। बोलिए, समझ गए? और ये कितना हो जाएगा ऊपर जाके, 5.67 इंटू 10⁻⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपने क्या निकाल ली, पावर पर यूनिट एरिया किस में निकाल ली, वॉट पर मीटर स्क्वायर में निकाल ली। इतना काम समझ में आ गया? यस सर। सर लेकिन ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, आपने 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁴ वाला नहीं आया समझ। देखो 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो 1 का भी स्क्वायर होगा, मीटर का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तो 1 का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ 100 का स्क्वायर हो जाएगा ना जब, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया, 4 जीरो लग गए। 10,000। तो मैंने उसको कैसे लिख दिया, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? यस सर, इधर आ गया था। तो जैसे 1 मीटर स्क्वायर को मैंने लिख दिया 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए तो 10⁻⁴ को नीचे ले जाऊंगा इधर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻4 इक्वल्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी +4। और ये जब ऊपर जाएगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और जब मैंने ये वैल्यू जी यहां रखी तो ये फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 10⁻+4 बनेगा, अल्टीमेटली हमारे पास ये वैल्यू आएगी। बोलिए, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए मैंने Yes, sir. कन्वर्ट कर दिया, गुड, मैंने कन्वर्ट कर दिया आप लोगों के लिए। अब देखिए व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें करना क्या है, हमारे पास लॉ है सिग्मा T⁴। यहां पर मुझे टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए, तो मैं पहले टेम्परेचर को एक तरफ कर लेता हूं और दूसरी क्वांटिटीज E/σ दूसरी तरफ। अब देखिए मुझे टेम्परेचर की 4th पावर नहीं चाहिए, मुझे टेम्परेचर की कौन सी पावर चाहिए, 1st पावर। तो मैं क्या करता हूं, देखिए ये रिलेशन है, मैं यहां पर दोनों की पावर को 1/4 ले लेता हूं। ठीक है, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो टेम्परेचर किसके बराबर आ जाएगा, E/σ की पावर 1/4। ठीक है, बोलिए, क्लियर हुआ? E की वैल्यू हमने निकाली, हाँ निकाली। सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, हाँ क्वेश्चन में दी हुई है। बोलिए, इज इट सॉल्वेबल नाउ? यस सर। Yes, sir. ये सॉल्वेबल है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। Sir, 10⁻³ Kelvin. वेरी गुड, 10⁻³ केल्विन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया ये? Yes, sir. वेरी गुड।
तो देखिए ये T किसके बराबर आ गया, 5.67 इंटू कितनी है एनर्जी डेंसिटी 10 की पावर 4 अपॉन सिग्मा कितना है 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना -8, यही है, ठीक है। और इनकी पावर कितनी है 1/4 है। बोलिए क्लियर है इतना, ठीक है। ये कैंसिल, Yes, sir. ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 अपॉन यहाँ पर 10 की पावर -8 को भी ऊपर ले गए तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर +8 और यहाँ कितना आ गया 1/4। तो 10 की बेस सेम पावर ऐड कितनी होगी 12 और यहाँ पर 1/4 तो कितना आ गया 10 की पावर 3 केल्विन, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्या सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। इसको ये लिख दो तो मुझे बता देना। लास्ट सर टॉपिक केल्विन कैसे आया? क्या हुआ? सर केल्विन कैसे आया? क्योंकि आपने बाकी सारी चीजें एसआई में नहीं ली थी। देखो ये भी तो हमने एसआई में कन्वर्ट किया, कांस्टेंट हमने एसआई में लिया, तो टेम्परेचर तो केल्विन, एसआई यूनिट तो केल्विन ही है ना। यस सर। हाँ ठीक है, ये लिख लिया। ये लिख लो तो बताना। सर आपने जो कल फिजिक्स की क्लास नहीं ली थी वो संडे को कितने बजे लोगे आप? सेम टाइम पे कर लेंगे सर वो या फिर कर विल लो। सी कि आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मुझे मैसेज कर दीजिएगा एंड विल शेड्यूल इट। जो आप लोग बोलेंगे, अगर सुबह ही ठीक होगा तो सुबह ही कर लेंगे। यस। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। और बात करने से पहले पहले मैं कुछ और बात कर लेता हूं। देखिए इरेज कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आयरन की रॉड है, लेट्स से वी हैव एन आयरन रॉड। ये कोई आयरन की रॉड है मान लीजिए, ठीक है। एंड लेट्स से आप इसे हीट करते हो, यू स्टार्ट हीटिंग इट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर हीटिंग इट, और ये हम इसे हीट कर रहे हैं। एंड यू विल फील कि जब आप हीट करते हैं तो जो रॉड है उसका कलर चेंज होने लगता है, ठीक है। पहले उसका डल सा रेड, ऐसे रेड होने लग पड़ेगी, ये डल रेड कलर आएगा इस पे, ठीक है। रॉड कैसी हो जाएगी, फर्स्ट इट बिकम्स डल रेड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप और हीट इसे करते हैं तो ये कैसी हो जाती है, थोड़ी सी येलोइश हो जाती है, रेडिश येलो हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा वीडियोस में कि जब मेटल को हीट करते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, फिर Yes, येलोइश sir. हो जाता है, और जब उसको आप और हीट करते हैं तो रेडिश येलो से ये कहाँ चला जाएगा, इट बिकम्स व्हाइट, ठीक है। ये क्या हो रहा है, मतलब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया उससे निकलने वाले कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, हमने ये स्पेक्ट्रम पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो तो 10th क्लास में क्या है, विबग्योर का नाम सुना होगा, सुना है? Yes, sir. जहां यस पर सर। आर किसके लिए, रेड के लिए है, और वी किसके लिए है, वायलेट के लिए है, ठीक है। और ये दिस इज ऑरेंज एंड येलो ग्रीन एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम है लाइट का, और हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने हीट किया तो टेम्परेचर जब सबसे कम था तो रेड कलर, यहां पर क्या था, टेम्परेचर सबसे कम था, और जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा तो रेडिश येलो, ठीक है, मतलब येलो की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। और येलो की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे हम व्हाइट की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब हम यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, रेड की जो है वो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। फिर इस तरफ जब हम आते हैं, जैसे रेड से आप ऑरेंज पे आ गए, ऑरेंज से येलो पे, तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होती है तो एनर्जी बढ़ती है। इसका मतलब है हमने ये देखा कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस
इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या डिक्रीज कर रहा है? wavelength of emitted light decreases. Wavelength of emitted light decreases या emitted radiation decreases, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो इस लॉ को हमने क्या नाम दे दिया? इस लॉ को हमने नाम दिया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो सिंपल सी पता है क्या बात करता है? वो सिंपल सी ये बात करता है कि जो वेवलेंथ है किसकी, जो एनर्जी ब्लैक बॉडी से निकल रही है, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। बोलिए कि ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, क्यों है? क्योंकि हम हीट Yes, कर रहे हैं तो sir. वहां से निकलने वाले कलर क्या हो रहे हैं? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ क्या हो रहे हैं? डिस्प्लेस हो रहे हैं। और इस लॉ को वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोल दिया जाता है। ठीक है, ये प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड है। देखिए, आपने कभी ना कभी तो ये ऑब्जर्व किया होगा कि कलर चेंज होता है जब हम हीट करते हैं। तो देखिए, अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे बच्चों तो क्या आएगा? यहां पर एक कांस्टेंट आएगा। तो लैम्डा एम, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, लेट्स से हम उसको बी बोल देते हैं, और ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि लैम्डा एम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इक्वल्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब है एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा। जैसे ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। जैसे मान लीजिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट 20 है। ठीक है, एक नंबर x है, एक नंबर y है, और मल्टीप्लाई करें तो 20 आ रहा है। ठीक है, लेट्स से कि x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 4 हुई, और 5 इंटू 4 20। मान लीजिए मैंने इस नंबर को बढ़ा दिया, मैंने इस नंबर को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया। तो इन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट टू बी 20, दूसरे नंबर को घटना पड़ेगा। ये बढ़ा, दिस मस्ट डिक्रीज, इसको 2 पे आना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है वेवलेंथ बढ़ेगी, टेम्परेचर डाउन, या फिर टेम्परेचर बढ़ा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। बोलिए क्या ये चीज समझ में आई? सर इसमें एम क्या है? ये लैम्डा एम। लैम्डा एम बेसिकली, लैम्डा एम मतलब जो मैक्सिमम जो एनर्जी निकल रही है वो इस वेवलेंथ पे निकल रही है। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी इस वेवलेंथ पे निकल रही है। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि बाकी वेवलेंथ नहीं निकलेंगी, बाकी भी निकलती हैं, पर हमें रेड दिखता है क्योंकि ये मैक्सिमम रेडिएट हो रहा होता है। बाकी हो रहे होते हैं थोड़े थोड़े। अब जो थोड़े हो रहे हैं हमें उनका उतना पता नहीं चलता। हमें मैक्सिमम कौन दिखेगा? जिसकी जिसकी जो इंटेंसिटी है ज्यादा है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग है वो लैम्डा एम है। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, अगर आपने ऊपर का ये वाला पोर्शन लिख लिया हो थोड़ा सा। Yes, sir. ठीक है, देखिए ये कांस्टेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस कांस्टेंट की वैल्यू लगभग होती है 2.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, 2.9 इंटू 10⁻³ यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन है 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए। ये नीचे वाला पोर्शन लिख लिया? यस सर। ठीक है, गुड। तो ये मैं इरेज कर देता हूं और आप क्वेश्चन की बारी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग। अगर जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि मून का टेम्परेचर कितना है, ये सन का टेम्परेचर कितना है, तो देखिए
जब हमने फिजिक्स के कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़े थे, ठीक है, तो हमने बात की थी कि कुछ इनडायरेक्ट मेजरमेंट लेने के तरीके होते हैं, कुछ डायरेक्ट मेजरमेंट लेने के तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे घर में कोई बेबी है और उसको बुखार है, तो आप उसका बुखार डायरेक्ट जाके थर्मोमीटर उसके मुंह में लगा के मेजर कर लेते हो, ठीक है, तो आप बेबी का टेम्परेचर ही मेजर कर रहे हो, ठीक है। पर मान लीजिए अगर आपको सन का टेम्परेचर मेजर करना है, तो क्या डायरेक्टली थर्मोमीटर लगा के मेजर करेंगे क्या? कि जैसे ये सन है, ठीक है, और इसके मुंह में ऐसे थर्मोमीटर लगा दिया, बोलो क्या ये करेंगे? नो सर। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पर जो मेजरमेंट ली जाएगी वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होगी, ठीक है। वो कैसी मेजरमेंट होगी? इनडायरेक्ट मेजरमेंट होगी। और वो कैसे ली जाएगी? सिंपल, हमने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ लिया है, ठीक है। कैसे पढ़ा हमने? हमने बोला कि Lm इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वहां से जो लाइट आ रही होगी सन से, ये इसकी वेवलेंथ निकाल लेंगे, बी की वैल्यू पता है क्या? टेम्परेचर निकल जाएगा ऐसे। यस सर। बस ये तरीका है इनडायरेक्ट मेजरमेंट का, और हमने ऐसे ही सन के सरफेस का टेम्परेचर मेजर किया है। इतना होता है, नियरली इतना होता है सरफेस का टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन कर दीजिए। क्या ये इंटरेस्टिंग लगा आपको? ये बहुत मजेदार चीज है। यस सर। सर ये आपने 14 के आगे क्या लिखा है? कहां पर? 14 माइक्रोन। क्वेश्चन। माइक्रोन, यहां पर मैं माइक्रोमीटर कर देता हूं, बात वही। माइक्रोन मीन 10⁻⁻⁶, ठीक है, माइक्रोमीटर है। जब कोई सॉल्व कर ले तो मुझे बताना क्या आंसर आया। यहाँ पर वी हैव लैम्डा m 14 into 10⁻⁻⁶ मीटर, दिस इज द लैम्डा m, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.88 into 10⁻⁻3, ठीक है। तो यहाँ पर बाय व्हाट? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या आ जाएगा? T इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा m इक्वल्स कितना आ जाएगा? 2.88 into 10⁻⁻3 अपॉन ये कितना होगा? 14 into 10⁻⁻6। ये सॉल्वेबल है। अब यहां पर एक गलती मत कर देना, ये मिली केल्विन नहीं है, ध्यान रखिए, ये मिली नहीं है, दिस इज नॉट मिली। ये क्या है? देखिए यहां पर, ये लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m इंटू टी, ये b के बराबर है। तो टेम्परेचर के केल्विन और वेवलेंथ, लेंथ है, लंबाई है मीटर, तो मीटर केल्विन है ये। बोलिए, ये गलती मत करना, इसको मिली केल्विन मत समझना। क्या है ये? मीटर केल्विन है, समझ गए? समझ गए? यस सर। ठीक है, एंड सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट्स द आंसर।